अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो हम जो है एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं यूजीसी नेट 2022 एग्ज़ाम के लिए, जो तकरीबन जून में आपका हेल्ड होगा। तो आप उसके लिए तैयार हो सकते हैं। मैं तमाम बच्चों से कहना चाहूँगा कि अब लेट करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे न्यू स्टूडेंट्स हों, उनको तो जल्दी कर देना चाहिए। पुराने स्टूडेंट्स का मतलब जिन्होंने इस बार एग्ज़ाम दिया था लेकिन वो अपना टारगेट हासिल नहीं कर पाए, तो वो भी उनको तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि अब और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब पूरी तैयारी में लग जाएं। ये मार्च का महीना, ये मार्च अप्रैल मई जून, तो तकरीबन 3 से 3.5 महीने आपके पास होंगे। 15 जून या इस तरीके से कभी कभी एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, तो आप जो है 3 महीने पूरे बचे, इससे ज़्यादा नहीं है आपके पास, तो पूरी ताकत के साथ लग जाएं। इसी तरीके से आपका कश्मीर का सेट भी मई के किसी तारीख़ में है, तो आप पूरी ताकत के साथ लग जाएं तैयारी में। और मैं भी इंशाल्लाह आपका पूरा का पूरा साथ देने के लिए तैयार हूं। यूट्यूब पे भी बहुत कुछ करने की कोशिश करूंगा, फ्री में भी चीज़ें करने की कोशिश करूंगा। ये यूट्यूब पे, इसी तरीके से जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी क्विज़ वगैरह आपके लिए शेयर करूँगा। और इसी तरीके से अगर आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कल से हमारा लाइव शुरू हो रहा है, वो लाइव क्लासेस रहेंगी, वो ज्वाइन कर सकते हैं, या हमारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ के बारे में बोलता हूं कि हर किसी को ज्वाइन करना चाहिए, हर किसी को रिकमेंड करता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब भी फील कर रहे हैं कि उन्होंने पढ़ तो बहुत लिया, सब तरह की किताबें पढ़ ली, थ्योरी बहुत पढ़ ली, लेकिन क्विज़ की प्रैक्टिस ना करने की बुनियाद पे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना करने की बुनियाद पे, मॉक टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ना करने की वजह से उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं। तो ये पहला लेक्चर है, इंशाल्लाह इसकी सीरीज़ को जारी रखने की कोशिश की जाएगी और हसन ज़ैयाद को उर्दू में करने की कोशिश की जाएगी। उर्दू में हसन ज़ैयाद, क्योंकि हसन ज़ैयाद बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, इसी तरीके से अदब अंदलुसी है, इसके क्वेश्चन अक्सर हसन ज़ैयाद से उठाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम इंशाल्लाह इसको उर्दू में करेंगे। और पूरी किताब को नहीं, बल्कि हमें जो लगता है कि उसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वो उठाने की कोशिश की जाएगी और आपको बताने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में किताब का मुकदमा हम देखेंगे। अदबुल लुगा, एक लुगत का जो अदब क्या होता है, अदब का लुगत, जो किसी भी ज़ुबान का अदब क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज का लिटरेचर क्या होता है। ठीक है, तो कहते हैं मा उसिरा अन शुअराइहा व कुत्ताबिहा मिन बदाइल क़ौल मुश्तमिल अला तसव्वुरिल अख़ीला अद्दक़ीक़ा व तस्वीरिल मआनी अर्रक़ीक़ा। ठीक है, तो ये मतलब समझना चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है कि एक लिटरेचर क्या होता है, मतलब जो उसके शुआरा से मनक़ूल हो, जो उसके शुआरा ने शायरी की हो, उसके कुत्ताब ने जो लिखा हो, क्या लिखा हो, मिन बदाइल क़ौल, उन्होंने अपनी अपनी अच्छी इनोवेटिव, ठीक है, राइटिंग्स उन्होंने लिखी हो, क्रिएटिव राइटिंग्स उन्होंने लिखी हो, जो कि मुश्तमिल हो अला तस्वीरिल अख़ीला अद्दक़ीक़ा, जिसमें उनके इमेजिनेशंस को बयान किया गया हो, उनके ख़यालात का इजहार हो। इसी तरीके से उसमें बहुत ही लतीफ़ मानी की तस्वीर कशी की गई हो, लतीफ़ मानी की तस्वीर की कशी की गई हो, मिम्मा युहज़्ज़िबुन नफ़्स व युरक़्क़िक़ुल हिस्सा। ठीक है, तो इस तरीके से वही मैंने बात बताई, वक़द युतलक़ुल अदबु अला जमीअ मा सुन्निफ़ा, और कभी कभी अदब का एतबार होता है, अदब कहते हैं अली अला जमीअ मा सुन्निफ़ा, उन तमाम पर जो लिखी गई हैं, अला जमीअ मा सुन्निफ़ा, उन तमाम पर जो लिखी गई हैं, फ़ी कुल्ल लुग़तिन, हर ज़ुबान में। ठीक है, अदब क्या, हर ज़ुबान का जो लिखा गया, क्या लिखा गया, मिनल बुहूसिल इल्मिया, जो इल्मी तहक़ीक़ात हुई हैं, साइंटिफिक रिसर्चेस हुई हैं, उनको जो है अदब कहा जाता है। या साइंटिफिक रिसर्च के अलावा अदबी फ़नून, अदबी फ़नून का मतलब क्या होता है, शेर है, रिसाला है, मकाला है, और जो बहूस होती हैं जिसको हम रिसर्चेस वगैरह लिखते हैं, जो हम कभी किसी किताब के बारे में करते हैं, कभी किसी पोइट्री के बारे में करते हैं, कभी किसी अदीब के बारे में करते हैं, वो बहूस इल्मिया हुआ करती हैं। ठीक है, तो अदब का मतलब क्या हुआ, फ़यश्तमिलु कुल्लमा अंतजतहु ख़वातिरुल उलमाई व क़राइहुल कुत्ताबी व शुआरा, तो ये शामिल होती है जो कुछ भी उलमा के ख़यालात से आया है, रूपज़ीर हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से कुत्ताब और शुआरा ने जो कुछ भी लिखा है उसको अदब कहा जाता है। ये आपका मुकदमे का पहला हुआ। ठीक है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो उतना ज़्यादा नहीं है, बस हमें पता चलना चाहिए अदब क्या होता है। अदब का मतलब क्या होता है, जिसको हम कहते हैं जो भी किसी भी ज़ुबान के शुआरा ने, उदबा ने नस्र
میں یا شعر میں یا کسی بھی اور فارم میں، ٹھیک ہے، اصل تو دو ہی فارم ہوتی ہیں، شاعری یا پھر پوئٹری یا پروز، شاعر اور نثر، شعر اور نثر، ٹھیک ہے، تو اس میں جو بھی کہا ہے اس کو ادب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والآداب العربیہ اغنى الآداب جمعا، تو عربی جو آداب ہیں یعنی عربی زبان، عربک لٹریچر جو ہے وہ سب سے ذخیر، سب سے رچ لٹریچر ہے، ٹھیک ہے، سب سے رچ لٹریچر ہے۔ پھر اس کے بعد لأنها آداب الخلیقة منذ طفولة الإنسان إلى اضمحلال الحضارة العربية فما كانت لغة مدر بعد الإسلام لغة أمة واحدة، ٹھیک ہے، تو جو لغت مدر ہے، لغت مدر مطلب عربی زبان، لغت مدر کا مطلب عربی زبان، لغت مدر کبھی لغت عدنان بھی بولتے ہیں اس کو، تو لغت مدر جو ہے وہ اسلام کے بعد، اسلام کے آنے کے بعد، اسلام سے پہلے تو وہ کسی ایک قوم کی زبان تھی، لیکن اسلام کے آنے کے بعد وہ کسی ایک قوم کی زبان نہیں تھی۔ وَإِنَّمَا كانت لغتاً لجميع الشعوب التي دخلت في دين الله او في كنفه، تو اسلام لانے والی تمام قوموں کی زبان وہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اسلام کے بعد تمام اسلام جو اسلام کو ماننے والی تھیں، اسلام کو فالو کرنے والی تھیں، ان تمام کی یہ عربی زبان ہو گئی۔ اب عربی جو ہے صرف قریش کی، صرف مضر کی یا عرب میں رہنے والوں کی زبان نہیں رہی، بلکہ تمام لوگوں کی یہ زبان ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے اتنا اہم نہیں، ترجمہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تاریخ الادب، یہ بھی ایگزام پوائنٹ آف ویو سے اتنا اہم نہیں، ٹھیک ہے، لیکن دیکھتے ہیں۔ تاریخ الادب علم یبحث عن احوال اللغہ، ادب کا تاریخ، ٹھیک ہے، لٹریچر، ہسٹری آف عربک لٹریچر کہتے کسے ہیں، کیا ہوتا ہے اس میں، کیا بات کی جاتی ہیں، تو یہ وہ علم ہے یبحث عن احوال اللغہ جو زبان کی حالتوں کو بحث کرتا ہے، یبحث عن احوال اللغہ جو زبان کی حالتوں سے بحث کرتا ہے، اور کس سے بحث کرتا ہے، وما انتجتہ قرائہ ابنائہا، جو اس زبان کے بیٹوں نے، اس زبان کے بیٹوں نے مطلب اس زبان کے ادبا نے جو انتاجات پیش کی ہیں، جو لکھا ہے، کس میں، نظم میں یا نثر میں، من بلیغ النظم والنثر، نظم میں یا نثر میں، کب، مختلف زمانوں میں، ہم پڑھتے ہیں مختلف زمانے، عصر جاہلی، عصر اسلامی، اور ہر زبان کے اپنے اپنے زمانے ہوتے ہیں، ہر زبان کے اپنے اپنے زمانے ہوتے ہیں، اپنی اپنی جگہ ہوتی ہیں لٹریچر کی، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا عَرَضَ لَهُمَا، تو مختلف زمانوں میں جو ادب کہا گیا، جو نظم اور نثر کہا گیا یا زبان کی حالت ہے اس سے بحث کرتا ہے، اسی طریقے سے ان دونوں کا مطلب وَأَمَّا عَرَضَ لَهُمَا یعنی نظم اور نثر پر جو اسباب صعود و حبوط و دثور، مطلب کب ان کو ترقی ہوئی، تو کیوں ترقی ہوئی، ہم کہتے ہیں جیسے عصر ذہبی، ٹھیک ہے، عصر عباسی جو ہے عصر ذہبی ہے یا سب سے اچھا لٹریچر اس زمانے میں تھا، تو کیوں تھا، ٹھیک ہے۔ عصر انحطاط جہاں پر لٹریچر بالکل نیچے چلا گیا، تو کیوں چلا گیا، ٹھیک ہے، تو ان تمام کے اسباب کو جاننے کا نام یہ آپ کا تاریخ الادب جانا جاتا ہے، کیا جانا جاتا ہے، ہسٹری آف عربک لٹریچر، ویعنی بتاریخ النابہین من اہل الکتابہ واللسنی ونقد مؤلفاتہم، ٹھیک ہے، یعنی اس میں تاریخ ہوتی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے لکھا ہے، جو زبان کے ماہرین ہیں، جو کتابت، اہل کتابت ہیں، ٹھیک ہے، کتاب ہیں، جو مشہور کتاب ہیں، ان کے بارے میں جاننا، ان کی تاریخ کے بارے میں جاننا، ان کی مؤلفات کا نقد کرنا، ان کی مؤلفات کی تقییم کرنا، ان کی مؤلفات کو ہم جانیں کہ ان کی یہ تالیف لکھی ہے یہ کس درجے کی ہے، یہ پوئٹری انہوں نے کی ہے یہ کس درجے کی ہے، یہی ادب میں ہوتا ہے، ہسٹری آف عربک لٹریچر میں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے وَبَيَانِ تَأْثِيرِ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ بِالْفِكْرَةِ وَالصِّنَاعَةِ وَالْأُسْلُوبِ، اور ہم اس بات کا پتہ لگائیں کہ انہوں نے اپنی کتابات میں، اپنی رائٹنگز میں، اپنی پوئٹری میں ایک دوسرے پر کیا اثر ڈالا ہے، ٹھیک ہے، کس چیز میں، اپنی فکر کے ذریعہ، اپنی صناعت کے ذریعہ، صناعت مطلب وہی جو اسٹرکچر آف دا سینٹینس، ٹھیک ہے، جو سینٹینس بنانے کا، جملے بنانے کا جو طریقہ ہے، ان میں ایک دوسرے پر کیا فرق ڈالا ہے، والاسلوب، اور اسلوب میں، تو ہم جانتے ہیں نا کہ ابن العمید کی اس نے اتباع کی، جاہز کی اس نے اتباع کی، جیسے ابن زیدون، جیسے ان کا آتا ہے ابن زیدون کا کی رسالہ فلاں میں انہوں نے جاہز کی اتباع کی ہے، تو کسی نے ابن العمید کی، ابن العمید کی اتباع کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں نا، تو وہی اس کا مطلب بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے پر کیسے یہ ہوا۔ ذالک تعریف و تاریخ الادب، یہ تو ہسٹری لٹریچر، ٹھیک ہے، ہسٹری آف لٹریچر کا معنی ہے اس کے خاص معنی میں، اس کے خاص معنی میں یہ تعریف ہے، لیکن اس کی عام تعریف کیا ہوئی، فہوا وصف مسلسل مع الزمن لما دون فی الکتب وسجل فی الصحف ونقش فی الاحجار تعبیرا عن عاطفۃ و فکرۃ او تعلیما لعلم او فن او تخلیدا لحادثۃ او واقعات، ٹھیک ہے،
تو अब आम तारीफ देख लेना भाई। तो कह रहे हैं ये हुआ वस्फुन मुसलसलुन मअज़्ज़मन, तो ये कह रहे हैं किसी चीज़ को क्रॉनिकली बयान करना तारीख के हिसाब से। हम पढ़ रहे हैं ना असर जाहिली में ये हुआ, असर जाहिली में शेर ये था, असर इस्लामी आया फिर उसके बाद तो शेर की ये हालत हुई, असर जाहिली में नसर ऐसा था, असर इस्लामी में नसर ऐसा था, असर उम्वी में नसर ये था, ये लोग नसर कहते थे, ये लोग किताबें लिखते थे। तो कह रहे हैं तारीख के हिसाब से क्रॉनिकली बयान करना। हम अपने मॉडर्न लिटरेचर को भी पढ़ते हैं ना, तो तारीख के हिसाब से पढ़ते हैं कि 18वीं सदी में कैसा था, 19वीं में कहता था, 20वीं में कहता था, ठीक है, ये सब पढ़ते नहीं पढ़ते हम, तो पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं फहुआ वस्फुन मुसलसलुन मअज़्ज़मन, वो एक क्रॉनिकली बयान करना है किस चीज़ों को, लिमादुविना फिल कुतुब, जो किताबें मुदव्वन किताबों के बारे में, ठीक है, लिमादुविना उन तमाम के बारे में जो किताबों में मुदव्वन है, चाहे वो शेर हो, नस्र हो, या सहीफ़ों में जो रिकॉर्ड है, व नुक्किश फिल अहजार, या पत्थरों में जो नक्श है, किस बात के लिए, ताबीरन अन आतिफतिन, जो लिखा गया किस चीज़ को बयान करने के लिए। उन लोगों ने जब लिखा अपने ख्यालात का, अपने इमोशंस का, अपने आइडियाज़ को बताने के लिए, किसी ने इस तरह की किताबें लिखी, किसी ने लोगों को सिखाने के लिए, किसी ने एज अ फ़न लिखा, जैसे मकामातुल हमज़ानी एज अ फ़न, ठीक है, अल-फ़न्नु लिल-फ़न लिखा। कुछ लोगों ने सिखाने की लिखा लोगों को, जैसे तफसीर की किताबें, फ़िक़ह की किताबें, या तख़लीदन लिहादिसतिन और वाक़यातिन, कुछ लोगों ने कुछ वाक़यात को, कुछ हादसात को हमेश की उनको दिलाने के लिए लिखा। जैसे आपके बहुत सारे वाक़यात हम पुराने ज़माने के वाक़यात ले लें, ठीक है, अलग अलग शायरी में भी वाक़यात को लिखा गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को लिखा गया, तो इस तरह की चीज़ें हुआ करती हैं, ठीक है। तो ये हो गया। हालांकि ये सब जो अभी गुजरा ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना नहीं है, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं। तारीख़ुल अदब जब हम पढ़ते हैं तो क्या फ़ायदा होता है, लितारीख़िल अदब अल असरुल बालिग़ु फ़ी हयातिल उम्मती, तो हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर का, ठीक है, बहुत अहम रोल है, बहुत ज़्यादा इम्प्लिकेशंस हैं किसी भी कौम की ज़िंदगी में। फ़इन्नल मुहाफ़ज़ा अलल लुग़ा, मेरी ज़ुबान है हिंदी, मेरी ज़ुबान है उर्दू, तो ज़ुबान की हिफाजत करना, व मा फ़ीहा मिन सिमारिल अक़ली, और इसी तरीके से उसमें जो अक़ल, ज़ुबान जो है, ज़ुबान का उम्दगी जो है किसी की अक़ल की पुख्तगी पर दलालत करती है, किसी की अक़ल की अच्छे होने पर दलालत करती है, ठीक है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि इससे इस ज़ुबान के ज़रिया जो है, ये ज़ुबान की हिफाजत करना, ये एक बुनियाद है जिसके ज़रिया जो है एक कौम अपनी यूनिटी, ठीक है, अपनी वहदत, अपनी मजद, बुज़ुर्गी, शर्फ़ और फ़ख्र को की हिफाजत करती है। अगर कोई फ़ायदा हरुमत, ठीक है, शाबन आदाबहु व आदाबहु व उलूमहु, ठीक है, अगर कोई कौम जो है फ़ैदा हर्रमता शाबन या हरमता, अगर तुम किसी कौम को महरूम कर दो उसके आदाब से, उसके उलूम से, ठीक है, तो उसका जो है तमाम उसके ताल्लुकात अपनी पुरानी चीज़ों से कट जाते हैं, जिसको हम हेरिटेज कहते हैं ना, हेरिटेज, हर तरह की हम विरासत को अपनी महफूज करने की कोशिश करते हैं। फिर मैं कहूँगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई उतनी वैसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखें छोटा सा लिखा हुआ है, ये शायद जो आपके PDF यानी हार्ड कॉपी जो वर्ज़न है वहाँ पर ये ना हो, तो ये देखें, तारीख़ुल अदब बिहादल माना इल्मुन हदीसुन नशा, तारीख़ुल अदब इस माने में एक नया इल्म है, एक नया इल्म है जो नया हुआ है, जिसको इटालियों ने जिसको ईजाद किया है, कब, 18वीं सदी में फिल क़र्न इस्लामिन अशर, 18वीं सदी में। क्लियर है, इसको आप देख सकते हैं, इसको आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास वो फॉर्म है। ये देखें, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। जब भी मैं शुरू करता हूँ तो क्वेश्चन बनाना यहीं से शुरू करता हूँ, और हमारी टेस्ट सीरीज़ में जो है MCQs फ्रॉम हसन ज़ैयात, इस तरीके से हमारी टेस्ट सीरीज़ में इंक्लूडेड है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यानी हसन ज़ैयात के जो MCQs हैं वो आपको दिए जाएंगे, यानी हसन ज़ैयात पढ़ेंगे तो आप अच्छे से उसको हल कर सकते हैं और रिवाइज़ भी कर सकते हैं। तो आप देखें हसन ज़ैयात, लिज़ालिका आसरना अन्नुजारिया किताबिना फ़ी तक़सीम तारीख़ आदाबिना इला ख़म्सत आसुर, तो जो तारीख़ुल अदबिल अरबी है, आदाबिना मतलब हमारी अरबी ज़ुबान की जो तारीख़ है, हमारे अरबिक लिटरेचर की जो तारीख़ है, उसको हम 5 ज़मानों में बांटते हैं। कितने ज़मानों में? तो आपको एक सवाल ये भी बन सकता है, हसन ज़ैयात ने 5 ज़माने में बांटा है, किसको? आपके अरबिक लिटरेचर के ज़मानों को, ठीक है। कैसे इनको बांटा गया? अला हस्ब मा नाल अल उम्म अल अरबिया वल इस्लामिया मिन तक़ल्लुबात सियासिया वल इज्तिमाइया, तो जो अरबी कौमें हैं या इस्लामी कौमें हैं, उन पे जो पॉलिटिकल इसी तरीके से सोशल चीज़ें हुई, उनकी वजह से उनको देखते हुए यहाँ पर देखा गया। जैसे असर जाहिली, यहाँ पर कौन हुकूमत करता था, फिर अल्लाह के रसूल आ गए, फिर दौलत उम्विया, उन दोनों को एक कर दिया गया, फिर अब्बासी लोग आ गए, तो सियासी मसला चल रहा है, नहीं चल रहा, फिर तुर्की आ गए, फिर असर हदीस, उसके बाद कुछ और लोग आ गए। तो मतलब क्या हुआ, यानी सियासी और सोशल जो चेंजेस हुए उनको देखते
देखते हुए इन ज़मानों को बांटा गया है। तो ये 5 ज़माने मोटे तौर पर कौन से हैं? असर जाहिली, असर इस्लामी, असर अब्बासी, असर तुर्की, असर हदीस। और असर तुर्की को असर उस्मानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असर उस्मानी भी कहा जाता है। क्लियर है? आप देखें, असर जाहिली, असर इस्लामी, असर अब्बासी, असर तुर्की, असर हदीस। एक ख़त्म हुआ, यहाँ से जब शुरुआत होगी तो एक के बाद तरतीब याद करेंगे, जाहिली, इस्लामी, अब्बासी, तुर्की। अब यहाँ पर छोटा सा एक देखने का है कि जो इस्लामी है ना, जिसको हम इस्लामी बोलते हैं, इस्लामी, तो इस्लामी में 2 आते हैं। एक असर सदर इस्लाम, असर सदर इस्लाम। असर सदर इस्लाम का मतलब अल्लाह के रसूल का ज़माना, और इसी तरीके से खुलफाए राशिदीन का ज़माना, जो कि हज़रत अली की वफ़ात तक यानी 41 तक चलता है। ठीक है, कहाँ तक चलता है? 41 तक चलता है। उसके बाद इसमें असर इस्लामी में दूसरा आता है उम्वी। कौन सा आता है? उम्वी। क्लियर है? तो ये चीज़ याद रखेंगे, असर सदर इस्लाम का मतलब अल्लाह के रसूल का ज़माना और खुलफाए राशिदीन का ज़माना, और फिर उसके बाद उम्वी ज़माना, जो कि आपका 41 से 132 तक चलेगा। ठीक है, इतना है। क्लियर है? बाकी देखेंगे सबके ज़माने। तो असर जाहिली क्या है? असर जाहिली, इसमें इन्होंने कहा ये शुरुआत होती है इसकी, वयब्तदिउ, इसकी शुरुआत होती है बिइस्तिक़लालिल अदनानिय्यीन अनिल यमनिय्यीन, जब अदनानी आज़ाद हुए यमनियों से। कब? फी मुंतसिफिल कर्निल खामिस, 5वीं सदी हिजरी के लास्ट में। तो इसको मैं लिखता हूँ 450, गोया कि 450 से शुरू होता है ईसवी। कब? किससे? मिलादी 450 ईसवी से शुरू होता है, 622 तक जाता है। तो जो पॉइंट यानी वाकया क्या बताया, हादसा क्या बताया, वो उस हादसे से शुरू होता है जबकि अदनानियों को आज़ादी मिली यमनियों से, और ख़त्म होता है जब इस्लाम का ज़ुहूर हुआ। तो इस्लाम के ज़माने का पहला वो 150 साल का ज़माना जिसे हम कहते हैं, वो माना ही जाता है असर जाहिली, 150 या 200 साल का ज़माना। तो यहाँ पर देखें, अगर इसको डेट में ढालने की कोशिश करें तो असर जाहिली आपका बनता है 450 से 622। 450 से 622, इसको ऐसे याद करने की कोशिश करें, क्या बनता है? 422 से 622 बनता है। और उसको अगर वाक़े से जोड़ें तो 450 में जब अदनानियों को यमनियों से आज़ादी मिली, ये असर जाहिली की शुरुआत, और जब 622 में इस्लाम का ज़ुहूर हुआ, ये असर इस्लामी का इख्तिताम है, असर जाहिली का इख्तिताम है। क्लियर है? फिर उसके बाद हम जाते हैं असर इस्लामी की तरफ। इसको क्या बोलेंगे? असर इस्लामी। ऐसा नहीं लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो असर इस्लामी, असर इस्लामी मैंने बताया 2 चीज़ें हैं। असर इस्लामी कब से शुरू होता है? 622 से। 622 मिलादी है, और उसके बाद ये जाता है आपका 750 तक। अगर मिलादी के उसके हिसाब से लें, ईसवी के हिसाब से 750 तक। कब तक जाता है? 750 तक। लेकिन अगर इसको हिजरी के हिसाब से लें तो ये आपका जाएगा 132 तक, 132 हिजरी तक। कब तक जाएगा ये? 132 हिजरी तक। क्लियर है? असर सदर इस्लाम व दौलतुल उम्विया, इसमें 2 पार्ट हैं। मैंने कहा असर सदर इस्लाम का मतलब अल्लाह के रसूल का ज़माना, खुलफाए राशिदीन का ज़माना, जो कि बनता है 40, और उसके बाद हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत से वो 132 तक जो है आखिरी खलीफा मरवान इब्न मोहम्मद तक, ये आपका उम्वी दौर समझा जाता है। ठीक है, तो ये अच्छे से याद करेंगे। इसके वाक़यात क्या हैं? ये इस्लाम के ज़ुहूर से शुरू होता है। इस्लाम का ज़ुहूर कब हुआ? 622 में, और ये उम्वी हुकूमत के ख़ात्मे पर ख़त्म हो जाता है। उम्वी हुकूमत कब ख़त्म हुई? 132। और जब उम्वी हुकूमत ख़त्म हुई तो वहीं पर आपका जो है अब्बासी हुकूमत की शुरुआत भी हुई है। 132 में ही अब्बासी हुकूमत की शुरुआत भी हुई है। तो उन्होंने कहा है कि अब्बासी दौलत के क़याम के वक्त, तो वही एक ही बात है, अब्बासी हुकूमत 132 में ही ख़त्म हुई, उम्वी हुकूमत जो है 132 में ही ख़त्म हुई, और अब्बासी हुकूमत की शुरुआत जो है 132 में हुई है। क्लियर है? तो ये डेट हो गई। फिर उसके बाद असर अब्बासी, असर अब्बासी 132। तो अब्बासी हुकूमत जितनी रही है ना, वही असर अब्बासी अदब के हिसाब से भी है 656। 132 से 656, ये डेट कैलकुलेट भी कर सकते हैं कितनी बनती है। कोई ऐसा सवाल भी कभी बन सकता है कि टोटल कितना ज़माना रहा। तो 132 से 656, ये तीसरा ज़माना किसका है? असर अब्बासी का। अब इसमें वाक़यात क्या हैं? वाक़यात कहते हैं कि शुरुआत होती है जब इनकी दौलत का क़याम हुआ, व मबदउहु क़याम दौलतिहिम, इसकी शुरुआत क्या है? इट्स बिगनिंग। ठीक है, इट्स बिगनिंग, इसकी शुरुआत क्या है? इनकी दौलत, इनके स्टेट का क़याम है ये शुरुआत, जिसकी डेट क्या होगी? 132। व मुंतहाहु, और इसका इख्तिताम कब होगा? सुकूत बगदाद, बगदाद का ख़त्म होना
ततारियों के हाथों, वो कब हुआ 656 में, जो कि ठीक है 656 में, और इसको आप शायद 1258 बनता है। तो ये जो पूरी डेटें जो है ना, जो ज़माने की डेट्स हैं, इसको आप मैं कहूँगा ईसवी वाली भी याद करना, हिजरी वाली भी याद करना, दोनों सवाल बनते हैं। ईसवी वाली भी याद करना और हिजरी वाली भी याद करना, दोनों के सवाल बनते हैं, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो अब्बासी हुकूमत का इख्तिताम कब होता है? जब बगदाद ख़त्म हुआ, बगदाद को ठीक है, बगदाद पे हमला किया गया, बगदाद पर हमला तातारियों के हाथों, ठीक है, हलाकू तातारियों के हाथों, कब 656 में, ये डेट हो गई। और वाक़या क्या है फिर उसके बाद 656 के बाद अब चौथा ज़माना आता है जिसको बोलते हैं असरे तुर्की, या इसको असरे उस्मानी भी बोलते हैं, या ठीक है असरे इन्हितात भी बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? असरे तुर्की, यानी इसको असरे इन्हितात भी बोलते हैं। क्लियर है? ये कैसे शुरू होता है, इसमें वाक़या क्या है? वाक़या है कि बगदाद के ख़त्म होने, बगदाद पर जब हमला हुआ, बगदाद के गिरने से, बगदाद के ख़त्म होने से शुरू होता है, जिसकी डेट हमने ऊपर देखी 656। तो मैंने बताया ना कि बीच में वक्फ़ा नहीं है, फ़ौरन शुरू हो जाता है। जाहिली ख़त्म, इस्लामी शुरू, इस्लामी ख़त्म, ठीक है, फिर उसके बाद अब्बासी शुरू, अब्बासी ख़त्म, फिर आपका तुर्की शुरू, तुर्की ख़त्म, असर हदीस शुरू, बीच में वक्फ़ा नहीं है। तो गोया कि हमें आगे वाले का याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब्बासी कब से कब तक, उम्वी कब से कब तक, जाहिली कब से कब तक, तो अगला शुरू हो जाता है वहीं से, जो पहले वाले का लास्ट होता है तो अगले वाले का वो शुरू होता है। क्लियर है? असर तुर्की कब शुरू होता है? बेसुकूत बगदाद, बगदाद पर हमले से शुरू होता है 656 में, और ख़त्म होता है जबकि नहज़ा हदीसा शुरू होती है। नहज़ा हदीसा का मतलब जब लोग बाहर पढ़ने जाने लगे, ठीक है, नई नई तरक्यात हुई, मताबे ईजाद हुए, ट्रांसलेटिंग वगैरह की चीज़ हुई, तो लोगों ने अदब को अच्छे अंदाज में लेना शुरू कर दिया। वरना असर तुर्की में, असर इन्हितात में लोग पहले ही लोगों की तकलीद कर रहे थे, पहले ही अंदाज का अदब लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी नई चीज़ें आई जिसकी वजह से नई नई ज़ुबानें, नए नए आदाब लोगों ने सीखे, ठीक है। तो आप असातीनुन नहज़ा अल हदीसा हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह इसको, क्योंकि हसन ज़ैयात ने ये पूरा पार्ट बांधा है कि कौन कौन लोग हैं जो नहज़ा हदीसा के असातीन समझे जाते हैं। ये कब ख़त्म होता है? 1220 में, 656 से 1220, ये भी काफ़ी लंबा है, असर तुर्की और असर इन्हितात। और ये ज़माना जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, ये ज़माना जो है हमारे सिलेबस में, यूजीसी नेट के सिलेबस में नहीं है। और पाँचवा ज़माना है आपका असर हदीस। असर हदीस जो कि शुरू होता है मोहम्मद अली के मिस्र पर बैठने से। मिस्र पे कब बैठे मोहम्मद अली? 1798। चूँकि असर हदीस को हम मिलादी वाली डेट से अच्छा याद करना चाहिए, और मैं बताऊंगा यही जो यहाँ फिर से कहूँगा, आप कहेंगे ना क्या याद करें, तो अक्सर क्या है, आप जो असर जाहिली है, असर इस्लामी है, असर उम्वी है, असर अब्बासी है, इनकी डेट को हिजरी याद करें, इनकी डेट को हिजरी याद करें। अब्बासी वाला जो है वो उंदलुसी वाला जो है, उनकी दोनों याद करें, उंदलुसी वाले की दोनों याद करें, अदब हिंदी वाले की भी दोनों याद करें। लेकिन बेहतर है कि आप जो है ये ईसवी वाली बेहतर है, पहले ईसवी वाली याद करें, फिर उसके बाद जो है इस तरह से याद करें। और जो असर हदीस है यहाँ पर आप ईसवी वाली याद करें, असर हदीस में जो है आप ईसवी वाली याद करें। तो मोहम्मद अली के मिस्र पर गालिब आने से बंद शुरुआत होती है इसकी। वो कब गालिब आए? 1798, और 3 साल 2 महीना कुछ रहे, ये सवाल आया था 1798 में 3 साल 2 महीना कुछ रहे, ठीक है, ये आपका इनका सवाल बना था। क्लियर है? फिर उसके बाद जो है ये अभी तक जारी है असर हदीस। ये 5 ज़माने हुए, अच्छे तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको पसंद आएगी। फिर उसके बाद इन्होंने कहा जो अरबी ज़ुबान है, पीछे है मैं लाया नहीं वो नोट, कि अरबी ज़ुबान है उसको सामिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको सामिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सामिया भाई साहब? तो कहते हैं निस्बतन इला साम बिन नूह की तरफ निस्बत करते हुए इसको सामिया कहा जाता है, ठीक है। सामिया ज़ुबानें हैं कौन कौन सी, इनको याद करेंगे, बाबलिया, आशूरिया, इब्रानिया, फ़ैनिकिया, आरामिया, हब्शिया, ठीक है। बाबलिया, आशूरिया, अरबिया, ठीक है, अरबी तो है ही, बाबलिया, आशूरिया, अबरानिया, फ़ैनिकिया और आरमिया और हब्शिया, ये आपकी जो हैं सामिया ज़ुबानें हैं। कौन हैं? सामिया ज़ुबानें हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद जो है ये सामी जो कौम है ये कहाँ पर रहती थी, तो वो उसमें नहीं जाएंगे, कुछ कहते हैं इराक़ में रहते थे, कुछ कहते हैं जज़ीरतुल अरब में, और कुछ कहते हैं हफ्शा में रहते थे, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं हफ्शा में रहते थे। लेकिन याद रखें सामियों की जो अलग अलग कौमें हैं ये याद करना, मैं आपको इसको मैंने उसमें भी दिया है क्विज़ में। लेकिन बाबलियून और आशरियून जो हैं ये इराक़ में रहे,
अलग अलग कौमें, बाबलियून आशिरियून इराक़ में रहे, फ़ैनीक़ियून ये सूरिया के सवाहिल में रहे, अबरानियून फ़लस्तीन में रहे, अहबाश हबशा में रहे, और अरब जो हैं वो शिबह जज़ीरतुल अरब में रहे। अरब कहाँ पर रहे? शिबह जज़ीरतुल अरब में रहे। और शिबहुल जज़ीरा जो है उसके 5 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं। हसन ज़ैयात ने भी उसको देखा है, और वही कहते हैं ना बार बार किताब पढ़ो। मैंने इसको कभी याद नहीं किया था जो आगे आने वाला है, लेकिन आप लोग याद करें। मैंने इससे सवाल बनाए हैं अपनी क्विज़ वगैरह में, तो इसको याद कर सकते हैं। जो सामी कौमें हैं ना, जो उनमें से बाबलियून आशिरियून इराक़ में रहे, फ़ैनीक़ियून सवाहिल सूरिया में रहे, अबरानियून फ़लस्तीन में रहे, अहबाश तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, अहबाश हबशा, हबशी लोग हबशा में रहे, अरब लोग शिबहुल जज़ीरतुल अरब में रहे। फिर उसके बाद शिबहुल जज़ीरा है कहाँ पर, इसको अच्छे से देख सकते हैं। हालांकि शिबहुल जज़ीरा की मैंने एक अलग से वीडियो यूट्यूब पे डाली हुई है, वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये वही वाक़ियतुन इला तरफ़िस फ़िलिस्तीन, ये फ़िलिस्तीन की तरफ वाक़ है। वला हबाश अल हबशा, अच्छा ये वही वाक़ियतुन इला तरफ़िल जुनूब अल ग़रबी मिन आसिया, तो एशिया में जो है, एशिया में जो है साउथ वेस्टर्न साउथ की तरफ है। ठीक है, साउथ में जुनूब अल ग़रबी वेस्टर्न साउथ की तरफ है एशिया में। कहाँ पर? एशिया में। अगर इसको लोकेट करना हो तो कहाँ पर है आपका शिबह जज़ीरतुल अरब। फिर उसके बाद वयहुद्दुहा मिन शिमाल सूरिया, तो अगर हम शिबह जज़ीरतुल अरबी ऐसे बनाएं तो उन्होंने कहा शिमाल में है सूरिया, फिर उसके बाद शर्क़ से फ़ुरात, ठीक है, फिर उसके बाद वजिहतुम मिनल मुहीत अल हिंदी, और इसी तरीके से शर्क़ में जो है आपका इंडियन, यहाँ पर कहीं पर ठीक है जो है इंडियन ओशियन भी है। ठीक है, इंडियन ओशियन भी है, अल मुहीतुल हिंदी भी है, वमिन अल ग़रबी अल बहरुल अहमर, और यहाँ पर बहर अहमर गुजरता है। आप देखें बहर अहमर गुजरता है यहाँ पर। सुम्मा यक़सिमुहा जबलुस सुरात, ठीक है, मल मुब्तद मिनल यमन इला अतराफ़ बादियत शाम क़िस्मैन, ठीक है, ग़रबी और शर्क़ी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो जज़ीरत अरब है वो अलग अलग उसके नाम हैं। जैसे एक का नाम, एक जगह का नाम है गौर कहा जाता है, और उसी को तहामा भी कहा जाता है। तो गौर और तहामा ये एक चीज़ है। गौर और तहामा क्योंकि वो नीचे का हिस्सा है, उसको गौर और तहामा कहा जाता है। कई दूसरी किताबों में बहुत अच्छे से दिया होता है कि जज़ीरत अरब के 5 पार्ट हैं। कितने 5 पार्ट हैं? 5 पार्ट हैं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं गौर और तहामा एक है। ठीक है, फिर उसके बाद एक नजद है, 2 हो गए, गौर तहामा ये एक, नजद। फिर उसके बाद नजद को नजद क्यों कहा जाता है? नजद माने होता है उठा हुआ होना। कैसे नजदैन है ना कुरान में, नजदैन, ऐसा कहीं हदैना हूँ नजदैन, शायद नजद का माना होता है उठा हुआ होना। तो ये जगह जो है उठी हुई है। क्लियर है? तो तहामा एक हुआ, फिर उसके बाद नजद हुआ, फिर उसके बाद जो है आपका हिजाज हुआ, फिर उसके बाद जो है हिजाज तीसरा हो गया, फिर उसके बाद जो है आपका अरूज हो गया, अरूज हो गया, क्या हो गया आपका? अरूज हो गया, और हो गया आपका यमन। कितने हो गए ये? तो आपके ये हो गए 5। पहला कौन सा हुआ? तहामा, फिर उसके बाद हुआ नजद, फिर उसके बाद जो हो गया आपका अरूज, इसके बाद यमन, ये कितने हुए? और इसी तरीके से हिजाज, ये 5 हो गए ना। और तहामा को गौर भी कहा जाता है, तहामा को गौर भी कहा जाता है। बस ये चीज़ याद करने की है। शिबहुल जज़ीरतुल अरब के जो पार्ट हैं वो 5 पार्ट हैं, तहामा, नजद, हिजाज, अरूज और यमन। उसमें बहुत डिटेल है कि वो ऐसा है तो उसका नजद और यमन के दरमियान फैला हुआ है, जिसकी वजह से उसको अरूज कहा जाता है। नीचा होने की वजह से तहामा कहा जाता है। उठा हुआ मतलब ऊंचा हिस्सा होने की वजह से उसको नजद कहा जाता है। चूंकि हिजाज इन दोनों के दरमियान हाजिज है, इन दोनों के दरमियान रुकावट है, तो इसको हिजाज कहा जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, और अरूज के अंदर कौन कौन से आते हैं? यमामा आता है, कुवैत आता है, बहरैन, ये भी याद कर सकते हैं। जो यमामा के शहर हैं, यमामा, कुवैत और बहरैन जो हैं, ये आपके अरूज के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? अरूज के अंदर आते हैं। और इसको नक्शे के ज़रिया आप बहुत बेहतरीन अंदाज में समझ सकते हैं। क्लियर है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद ये तमाम अक़साम जो हैं, जो अरबी जो तमाम कौमें हैं वो 2 हिस्सों में बट गई हैं। शाब कहतान, कहतानियों की कौम, शाब अदनान, जिसको हम कहतानी और अदनानी बड़े अच्छे से कहते हैं। क्या कहते हैं? कहतानी और अदनानी बड़े अच्छे से कहते हैं। फ़अम्मल कहतानी यूना, तो जो कहतानी हैं जो कि यमन में रहते थे, फ़सकनु अल यमन, ये कहाँ पर रहे? यमन में रहे। कहाँ पर रही? ये यमन में रहे। और कहतानियों के 2 कबीले मैं बड़े अच्छे से बताता हूँ कौन कौन है। हिमियर व कोहलान, हिमियर व कोहलान। तो यहाँ पर कोहलान को देख सकते हैं। फिर उसके बाद अभी और आएंगे इनके कबीले, औस और खजरज भी इनके कबीलों में से हैं। कौन? औस और खजरज भी इनके कबीलों में से हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर देखें ये गसासिना जो हैं, गसासिना भी जो आपके कहतानियों में से हैं। इस तरीके का भी आपका कोई सवाल बन सकता है। ठीक है, इस तरीके का भी कोई। और हीरा वगैरह जो हैं, हीरा वगैरह के जो बनु लख्म हैं, बनु मुंजिर हैं, बनु लख्म हैं, गसासिना हैं, इसी तरीके से औस हैं, खजरज हैं, ये तमाम के तमाम जो हैं कहतानियों में से आते हैं। ठीक है,
پھر اس کے بعد جو ہے ہم یہاں پر دیکھیں وَأَمَّا الْعَدْنَانِيُّونَ، اور جو عدنانی ہیں وہ حجاز میں رہے. کہاں پر رہے؟ حجاز میں رہے. اور اسی طریقے سے جو تھوڑا بہت آس پاس کا عراق سے گھیرا ہوا حصہ ہے یہ لوگ ہیں. چنانچہ قریش کے جو بطون ہیں، قریش کی شاخیں ہیں، وہ مکہ میں رہے. قریش کی شاخیں جو ہیں وہ مکہ میں رہے. قریش کی شاخیں یاد رکھیں. اب عدنانیون کے لوگ ہیں یہ، ابھی آئے گا کافی ڈیٹیل میں، اور قحطانیون کے قبیلے کون کون سے ہیں، عدنانیون کے کون کون سے قبیلے ہیں. لیکن یہاں پر دیکھیں، یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ عدنانیوں کے اندر قریش آتے ہیں. چنانچہ قریش کے لوگ مکہ میں رہے. پھر کنانا آتے ہیں، کنانا کے لوگ تہامہ میں رہتے تھے. پھر اس کے بعد زبیان جو ہیں تیمہ اور حوران کے درمیان رہتے تھے. ثقیف جو ہے طائف میں رہتے تھے. یہ ایک سوال میں نے بنایا تھا. یہ اصل میں ہیلپ کرتے ہیں نا ہمیں بہت ساری چیزوں میں. اگر کوئی ثقفی ہے تو گویا کہ وہ طائف سے ہوگا اگر ہم نے پڑھا نہیں ہے. جیسے آپ کا کون ثقفی ہے؟ آپ کا حجاج ثقفی ہیں تو طائف سے ہیں، ٹھیک ہے، حزان شرکی، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہمیں یاد ہو جاتی ہیں. بنو تمیم کہاں پر ہوتے تھے؟ بصرہ میں ہوتے تھے. ہم جانتے ہیں جتنے بھی تمیمی ہیں وہ بصرہ کے آس پاس ہی وہ پیدا ہوئے ہیں. جو قبائل تغلب ہیں وہ جزیرہ فراتیہ میں رہتے تھے. بکر بن وائل ہیں وہ کافی لمبے عرصے پر پھیلے ہوئے تھے. تو گویا کہ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو بکر بن وائل ہیں، تغلب ہیں، بنو تمیم ہیں، بنو اسد ہیں، یہ بنو ثقیف ہیں، بنو حوازن ہیں، بنو زبیان ہیں، اسی طریقے سے بطون و کنانا ہیں، مکہ قریش والے ہیں. یہ تمام کے تمام عدنانیوں میں آتے ہیں. اہم بات پتہ چلی نہیں چلی؟ تو اس طریقے سے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ایک بڑی موٹی قسم ہے اس کو آپ یاد کریں گے، والمؤرخون. میں اس کو یہیں پر چھوڑتا ہوں. مقدمے کا انشاءاللہ پارٹ 2 آپ کو دینے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور آپ لوگ اپنا انٹرسٹ کھو دیں گے. تو انشاءاللہ جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ آپ کے ساتھ بہت جلد کل ہی انشاءاللہ شیئر کیا جائے گا. تو شکراً جزیلا، جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء، بارک اللہ فیکم.